रेडियो जयघोष के कार्यक्रम कला यात्रा में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं जेपी पांडे। मित्रों, कला यात्रा कार्यक्रम में हम अक्सर आपकी मुलाकात कला पक्ष के किसी न किसी व्यक्ति विशेष से कराते रहे हैं। जब भी हम ऐसी बात करते हैं तो आप प्रायः ये सोचते होंगे कि बहुधा हमने गीत और संगीत और साहित्य के क्षेत्रों से आपका परिचय करवाया है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी के रेडियो जयघोष के स्टूडियो में पधार चुके हैं श्री दुर्जन सिंह राणा जी, जो कि MA, B.Ed, M.Phil, PhD हैं चित्रकला में। तो स्वागत करते हैं हम दुर्जन सिंह राणा जी की, जो कि एक चित्रकार हैं और उनके बारे में विस्तार से जानते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। आप बहुत कम शब्दों में अभी बोले, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप रंगों से बोलते हैं, आप तूलिकाओं से बोलते हैं, आप कैनवास पे बोलते हैं। और आपके कैनवास अभी हम कुछ फोटोग्राफ से जो देख रहे थे, मित्रों हमारे रेडियो के श्रोता वो फोटो देख तो नहीं पाएंगे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हुए, या फिर हमारे देश की जो धार्मिक प्रवाह की तस्वीरें हैं उनकी हम बात करें, इन सब की बहुत अच्छी तस्वीरें रंगों से उकेरते हैं श्री दुर्जन सिंह राणा जी। कैसे आपके अंदर चित्रकला का शौक आया? ये तो खैर मैं भी नहीं जानता, मैंने लेकिन अक्षर ज्ञान से पहले मैंने पेंटिंग बनाना मैंने सीख लिया था, ये मैं जानता हूँ जी। तो इसके लिए आपने देखिए बहुत सारी पढ़ाई की, काफ़ी कुछ किया, तो आपको ये मन बन गया था कि हम इसी क्षेत्र में जाएंगे और इसलिए आपने आगे की शिक्षा भी उसी क्षेत्र में ली। जी, मैंने आज तक किसी भी नौकरी के लिए मैंने कभी अप्लाई भी नहीं किया और मेरा लक्ष्य था कि मुझे चित्रकार बनना है और मुझे कला का शिक्षक ही बनना है। मित्रों, हमारे बीच दुर्जन सिंह राणा जी जो चित्रकार हैं पधारे हुए हैं बुलंदशहर से, लेकिन बुलंदशहर से निकले हुए ये कलाकार ऐसे हैं जिनकी तूलिकाओं से बनी हुई पोर्ट्रेट तस्वीरें हमारे देश के कई गणमान्य लोगों के पास, कई सेलिब्रिटीज़ के पास उनके घरों में मौजूद है, जिनमें हेमा मालिनी जी का भी एक नाम आता है। तो ये सारी पेंटिंग्स आपने बनाई, तो क्या सोच करके बनाई और कैसे यहाँ तक आप पहुँचे? असल में ये सब जो लोग हैं इनके पास कोई ना कोई जो व्यक्ति होते हैं, ये सब जो कला में रुचि रखने वाले लोग हैं, चाहे हेमा मालिनी जी हैं, स्वामी रामदेव जी हैं, चाहे हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, ये सब आर्ट को पसंद करने वाले लोग हैं और इनके जो शुभचिंतक होते हैं, इनके जो अपने परिवार के लोग होते हैं, वो किसी न किसी माध्यम से पोर्ट्रेट किन्हीं अवसरों पर भेंट करना चाहते हैं। और चूंकि इन पोर्ट्रेटों की लाइफ भी बहुत लंबी होती है, कई सैकड़ों सालों से ये पोर्ट्रेट हमारे जो है सुरक्षित हैं आज भी। तो अनेक अवसरों पर मुझे भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपने श्रद्धेय अटल जी पर भी एक बहुत अच्छी तस्वीर बनाई थी, जो कि भारत के नक्शे के इधर दिखाई देते हैं, कुछ उसके बारे में बताएं। ये उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की तरफ से जो है अटल जी को लेकर एक वर्कशॉप का आयोजन हुआ था। तो उस दौरान मैंने ये जो है उनके जन्मदिन के अवसर पर उनकी ये कलाकृति मैंने बनाई थी, जिसकी ऑनलाइन प्रदर्शनी ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिखाई गई थी। वाह, बहुत सुंदर। तो चित्रकला तो आपको पसंद है, संगीत भी आपको पसंद है? हाँ, संगीत मुझे बहुत पसंद है और बल्कि कोई भी चित्रकार जब कलाकृति करता है तो वो हमेशा FM पुराने गाने और उसको चलाकर ही वो अपनी तुलिका उसके साथ साथ वो नृत्य करता है। वो मतलब कलाओं के संगम से ही कला और समृद्ध हो जाती है। एक तरफ संगीत और दुर्जन सिंह जी, ये बताइए कि आजकल ज़माना ये है कि आप वांछित फोटोज़, जो आपके मन में कल्पना आती है, ऐसी तस्वीरें आप कंप्यूटर के माध्यम से, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। फिर रियलिस्टिक पेंटिंग की आवश्यकता हमें क्यों है? एक तो जब से कैमरे का आविष्कार हुआ है, तो जो हमारे यूरोपियन कलाकार जो पेंटिंग बनाते थे रियलिस्टिक जी, तो उसके आने से थोड़ा प्रभाव तो उसका पड़ा है, लेकिन कलाकार ने उसको थोड़ा सा अपना क्रिएटिव और अपना टच देना प्रारंभ कर दिया। आज आप देखेंगे कि हमारे देश के बड़े बड़े कलाकार विजय शर्मा जी हैं, बहुत रियलिस्टिक वर्क करते हैं, वासुदेव कामत जी हैं, बहुत रियलिस्टिक वर्क करते हैं, लेकिन वो अपने तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं ये कहूँगा कि
अपने अपने तरीके से अपना ड्राइंग रूम हर व्यक्ति सजाता है। तो उसी प्रकार से जो रियलिस्टिक है, जो हमारे प्रकृति में विद्यमान है, व्यक्ति अपने अपने तरीके से उसका संयोजन करना चाहता है। तो उसको थोड़ा सा कलाकार अपनी दृष्टि से अपने अपने ढंग से उसको कर रहा है। बहुत से कलाकार इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं और मैं भी अपनी कलाकृतियों में रियलिस्टिक फॉर्म को लेकर और अपनी बात कहता हूँ, मैं अपनी भावनाओं को मैं व्यक्त करता हूँ। सर, आपको बहुत सारे सम्मान न सिर्फ भारत में मिले, बल्कि आपको जापान इंफॉर्मेशन सेंटर नई दिल्ली द्वारा भी विश्व शांति के विषय पर आधारित राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता में भी फर्स्ट प्राइज प्राप्त हुआ। जी सर। तो ये सर क्या है कि जब से जापान पर परमाणु बम से हमला हुआ था, तो उसकी एक बरसी के रूप में जापान मनाता है 5 अगस्त से लेकर 9 अगस्त के बीच में। तो 2012 में ये पूरे विश्व में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था और पूरे विश्व भर में पेंटिंग 10 से 11 के बीच में 1 घंटा लगभग उसका आयोजन किया गया था। तो मैंने अलीगढ़ सेंटर पर इसमें भाग लिया था। तो प्रत्येक देश से एक एक पेंटिंग का चयन हुआ था, जिसको जापान ने हिरोशिमा और नागासाकी में उसकी प्रदर्शनी भी लगाई थी। तो भारत से मेरी पेंटिंग का चयन हुआ था, जिसके लिए मुझे जो है जापानी दूतावास में मुझे सम्मानित भी किया गया था। मेरी पेंटिंग वहाँ प्रथम आई थी। वाह, बहुत बहुत बधाई। हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम आपसे बात कर रहे हैं। मित्रों, सुनते हैं ये गीत और गीत के बाद इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमारे बीच में मौजूद हैं श्री दुर्जन सिंह राणा जी, जो कि बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के धनी चित्रकार हैं, पेंटर हैं, पोर्ट्रेट डिज़ाइनर हैं और कुल मिला के कहें तो एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व हैं। चूँकि साहित्य, संगीत, कला विहीन अगर कोई व्यक्ति होता है तो उसकी तुलना इंसानों में नहीं की जाती, और जिनके अंदर ये सभी कलाएं समावेश करती हैं, जिनमें होती हैं, वो एक समृद्ध और उपयुक्त पुरुष माना जाता है। जी बिल्कुल सही। आज एक बार हम फिर से आपका स्वागत करते हैं श्री दुर्जन सिंह राणा जी। आप बहुत सारे जगहों पर आपकी चित्रकला गई हुई है। हम ये देखते हैं कि इस तरह की पेंटिंग्स का शौक बड़े रॉयल लोगों को ही होता है, जो अपने घरों में यूनिक चीज़ लगाना चाहते हैं। उसमें हो सकता है वही संपन्न लोग हों जो उन्हें ख़रीद सकते हैं। इस वजह से ये चीज़ें ज़्यादा महंगी हो जाती हैं और एक सरल फ़ोटो कंप्यूटर से निकला हुआ कोई भी अपने घर में सजा सकता है। तो इससे क्या लगता है कि कलाकार को जितना प्रसार मिलना चाहिए और जितना उसे धनार्जन हो जाना चाहिए, क्या उपयुक्त तो मिल पाता है? क्योंकि इसको ख़रीदने का एक ख़ास वर्ग ही है अपने आप में। देखिए, आपकी बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज जो है आप देखेंगे कि जो अपना शुरू से मैं थोड़ा और बैक में जाता हूँ। ये आपकी बात बिल्कुल सत्य है कि कला जो है एक धनिक वर्ग का ही शौक है और कला हमेशा जो है एक अमीर वर्ग में ही पली बढ़ी है। या यूं कहें कि उन लोगों के संरक्षण में ये पनपी है और अधिक, ऐसे मान सकते हैं। हाँ, क्योंकि एक साधारण सा कि एक झोंपड़ी में रहने वाला इंसान ऐसा नहीं है कि वो एक 5 रुपए का 10 रुपए का कैलेंडर जरूर सजाने के लिए अपने घर में रखता है। बिल्कुल। वही शौक बड़े उसमें यदि वर्ग में जाता है तो वो 5-10 लाख की पेंटिंग अपने घरों में लगाते और हैं। पोर्ट्रेट में हो जाए। लेकिन कला एक महल से लेकर झोपड़ी तक भी प्रत्येक व्यक्ति के घर में विद्यमान है। तो कला का इसको मैं समझता हूँ कि गरीब से लेकर अमीर तक अपने अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने मन की संतुष्टि के लिए, अपने परिवार की सुंदरता के लिए वो लगाते हैं। और जहाँ तक कलाकार को धनार्जन की बात है, तो कलाकार एक तो 2 प्रकार से पेंटिंग करता है। एक तो वो अपने लिए पेंटिंग करता है, आत्म संतुष्टि के लिए पेंटिंग बनाता है। बिल्कुल सच। और एक बनाता है व्यावसायिक के लिए। जो व्यावसायिक कलाकार होते हैं वो बहुत पैसा कमाते हैं पेंटिंग के माध्यम से, और जो अपने संतुष्टि के लिए पेंटिंग बनाते हैं, उनके विचारों से जब किसी के दूसरे का विचार मेल खाता है तो वो उस कलाकृति को बड़े ऊंचे दामों पर खरीदता है। लेकिन कला का बाजार ऐसा नहीं है। कलाकृतियां बड़े ऊंचे दामों पर बिक रही हैं और इसके लिए हमारे प्रदेश सरकार भी और केंद्र की सरकार भी हमेशा से प्रयासरत रही हैं और कलाकारों को मंच देने का कार्य करते हैं और करोड़ों करोड़ों का बजट भी जो है सरकार इसमें जारी करती है। अभी विगत दिनों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर यानी 6 दिसंबर से यहाँ पर एक 3 दिन की चित्रकला प्रदर्शनी भी हुई थी संगीत नाटक अकेडमी के परिसर में, जिसमें बहुत सारे सीनियर लोगों ने और बच्चों ने भी प्रतिभाग किया। उनकी पेंटिंग्स बनी और उन पेंटिंग्स के बाद उनमें बड़ी जीवंतता आई और एक लंबे समय तक उन्हें संरक्षित करने का भी प्रावधान
कुछ निर्णय लिया गया है अकादमी की ओर से और अन्य जगहों की ओर से, तो ये बच्चों के लिए तो अच्छा हो रहा है। हाँ, अभी और किन किन चीज़ों की आवश्यकता है कि और ये कला समृद्ध हो, पनपे, लोगों में, युवाओं में रुचि आए पेंटिंग की ओर उन्मुख होने के लिए? देखिए, उसके लिए मैंने एक सुझाव जो है अपना भेजा है उत्तर प्रदेश सरकार को भी, कि जैसे अभी आपने बाबा साहब के जन्म दिवस, परिनिर्वाण दिवस पर अभी एक जो कैंप का आपने जिक्र किया, उससे पहले इनके जन्म दिवस के अवसर पर भी कैंप का आयोजन हो चुका है। जी। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में आयोजन था उसका। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी उसका शुभारंभ किए थे। वहाँ चूंकि मैं भी पेंटिंग बना रहा था, तो उन्होंने पेंटिंग को देखा तो बड़ी सराहना की मेरे कार्य की। वाह। वो उस समय समाचार पत्रों में वो खबर प्रकाशित हुई थी। तो ऐसा वर्ष भर ये कैंप के आयोजन किए जाते रहे और राज्य ललित कला अकादमी लगभग 136 बहुत बड़े कार्यक्रम पूरे प्रदेश में हमारे अध्यक्ष माननीय सीताराम जी के निर्देशन में हो चुके हैं। और प्रत्येक जनपद तक कला पहुंच चुकी है और प्रत्येक कलाकार को रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है। और यहाँ तक कि अभी सांस्कृतिक विभाग द्वारा एक ऐप का भी लॉन्च किया गया है, जिसमें कलाकार जो चाहे वो संगीत के हैं, नाटक के हैं, चित्रकला के, हर विधा के, वो अपना अपना उस पर रजिस्टर्ड कर रहे हैं और सरकार उसके अनुसार उनका उनसे जो है काम ले रही है। उनसे काम ले रही है। ये बहुत एक उन्होंने निर्देशिका बनाई, एक तालिका बनाई, एक डायरेक्टरी कलाकारों की बनाई है। और किसी भी कलाकृति के लिए उसका एक अच्छा जो है धन जो है सरकार कलाकार को प्रदान कर रही है। अब एक कुछ सवाल ये है कि आप कुछ बहुत सारे जिम्मेदारी के कार्य भी निभा रहे हैं कई संस्थानों में, चाहे वो शिक्षा की बात करें, चाहे बच्चों को शिक्षित करने की बात करें। वो कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें आप निभा रहे हैं इन दिनों राज्य ललित कला अकादमी की ओर से या किसी संस्थान की ओर से जो आप कर रहे हैं? मुझे जो है 2 वर्ष में राज्य ललित कला अकादमी के सदस्य के रूप में मैं 2 वर्ष में कार्य कर रहा हूँ। इस दौरान मुझे जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3-4 बड़े कार्यशाला और चित्रकार शिविर और प्रतियोगिताओं के आयोजन के संयोजन की मुझे जिम्मेवारी मिली, जिसमें हजारों छात्रों ने प्रतिभाग किया और पुरस्कार भी प्राप्त किए। इसके अलावा मैं बुलंदशहर के एक पब्लिक इंटर कॉलेज जोलीगढ़ में मैं कला का अध्यापक भी हूँ और वहाँ मैं कला की शिक्षा भी मैं दे रहा हूँ। अच्छा। इसके अलावा मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कलाकारों को एकत्र कर एक क्रिएटिव आर्टिस्ट सोसाइटी, जो स्वर्गीय अखिलेश जी जो NS कॉलेज में प्रोफेसर रहे थे, उन्होंने वो उसका निर्माण किया था। वर्तमान में मैं उसका अध्यक्ष के रूप में मैं उसका निर्वहन कर रहा हूं और अपने सभी कलाकारों को जोड़कर एक मंच प्रदान करने का कार्य एक नवीन कलाकारों के लिए भी मैं कर रहा हूं। और जो छोटे मोटे जो अपने जो होटल्स वगैरह हैं और जो अपने जो पेंटिंग का काम करते हैं, खरीद फरोख्त का, तो कुछ कलाकारों की पेंटिंग को भी वहां पर पहुंचाने का और कलाकार को ताकि कुछ धन मिल सके और वो अपना कला को जो है आगे बढ़ा सके, इस कार्य भी मैं लगातार में लगा हुआ हूँ। इसमें मेरे साथ जो है मेरे क्षेत्रीय डॉक्टर राजबल सैनी जी, डॉक्टर सोहन सिंह जी, डॉक्टर हृदयलाल पटेल जी और ये तमाम लोग जो है पश्चिम में एक इसको कार्य करने में मेरे साथ मजबूती से लगे हुए। वाह। अब एक हम दुर्जन सिंह राणा जी एज ए चित्रकार की हैसियत से कुछ एक और सवाल हम पूछना चाहेंगे। आप जब किसी भी कैनवास पे रंग उकेरते हैं तो आपके मन में वो कौन सा भाव होता है जिन्हें आप रंगों से उकेरना चाहेंगे? इसको आप दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं कि आप किस तरह के विषय वस्तु का चयन करते हैं अपनी पेंटिंग में? मेरा जो विषय है, मैं एक तो दर्शन जो है मेरा प्रमुख विषय है जी, और मेरे हमेशा की सोच रहती है कि व्यक्ति को जीवन में ये करना चाहिए, इसे करने से आगे बढ़ेगा। एक जो सकारात्मक विचार हैं जो मेरे मन में स्वतः ही आते रहते हैं। जैसे इंसान को कभी भी जो है असत्य के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए, उसके क्या परिणाम होते हैं, उसको सत्य के मार्ग पर चलेगा तो उसको क्या क्या उसकी संभावना है, क्या उसके लाभ हैं, या हम कह सकते हैं जैसे अभी हाल ही में मैंने एक पेंटिंग बनाई है अभी श्रीनगर में, जिसमें एक व्यक्ति को मैंने उसको एक स्वप्न देखते हुए बनाया है कि उसका मैसेज ये है कि हमें वह सपन देखने चाहिए, हमें दिन में सपन देखने चाहिए जिनको हम पूरा कर सकें, रात के सपन नहीं देखने चाहिए। तो वो दिन में सपन देख रहा है, उद्देश्य बना रहा। तो इस प्रकार के और जो हमारे देश की संस्कृति से जुड़ी हुई जो चीज़ें रही हैं, मैं ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर, रामायण को लेकर विशेष रूप से, और अपने जो है
धर्म, अध्यात्म, दर्शन, अध्यात्म, दर्शन, इन विषयों सबको लेकर मैं अपने अनुरूप मैं पेंटिंग करता हूँ और उसमें रियलिस्टिक फॉर्म डालता हूँ उसमें, ताकि लोगों को, जन सामान्य को आसानी से वो समझ में आ जाए। आपके मन की अभी ऐसी कौन सी वांछनीय पेंटिंग रही है जिसे अभी तक आपने अंजाम नहीं दिया है, लेकिन अगर आपको वो मौका ईश्वर दे तो आप उस तरह की कोई संरचना बनाना चाहेंगे? मैं ये चाहता हूँ कि एक जो है, जो हमारी कुछ ऐतिहासिक ऐसी घटनाएं हैं जो समाज के सामने अभी नहीं आई हैं, मैं उनको लेकर एक सीरीज बनाना चाहता हूँ पूरा। उसकी प्रदर्शनी मैं प्रदेश और देश भर में किस तरह की ऐतिहासिक जो बड़ी घटनाएं हैं? जैसे एक छोटा सा प्रसंग मैं आपको बताऊं कि अभी यहाँ पर जो है पिछले एक ऐतिहासिक घटना है, काफ़ी पुरानी है वैसे तो। औरंगजेब थे। औरंगजेब का शासन था जब धर्मांतरण का जो है कार्य उनका बड़े पुरजोर तरीके से चल रहा था। तो उस समय मथुरा में एक केवल सिंह हुए थे। उनको बुलाया औरंगजेब के सेनापति ने और कहा कि भाई आपकी लड़की से जो है हमारे सेनापति शादी करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपने परिवार में पूछ लूँ। उनके 8 बेटे थे और उनके 4 जो है उनके नाती थे, रिश्तेदार थे, तो कुल मिला के वो 20-25 लोग थे। उन्होंने सबने बात की और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये हमें स्वीकार नहीं है, हमें मृत्यु स्वीकार है। और उन्होंने रात को ही उसकी छावनी पर धावा बोला। उसमें औरंगजेब का सेनापति मारा गया और बहुत बड़ी उसमें वो सारा परिवार उस रात को समा गया उस युद्ध में। केवल जी के परिवार, केवल जी का। तो इस घटना को वहाँ के लोकगीतों में गाया जाता है, लेकिन समाज के सामने नहीं है। हाँ, वो कहीं नहीं है। एक प्रसंग और है, चंद्रशेखर आजाद जी को खाना पहुँचाते थे, एक जो है एक रिक्शा वाला था, उसको जैसे शक हुआ अंग्रेजी पुलिस को, तो उन्होंने कहा कि भाई आज़ाद जी का आप बताइए ठिकाना कहाँ है। लेकिन वो जो है उसके सामने उसकी छोटी बच्ची को उसके नाखून को खुरसते खुरसते जो है और उसके शरीर को बोटी बोटी काटते काटते उसके बेटी को उसके सामने करते रहे, चीख पुकार सुनता रहा, लेकिन उसने आज़ाद जी का ठिकाना नहीं बताया। ये जो बलिदान है हमारे इतिहास के, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़े बलिदान है, लेकिन ये हमारे सामने नहीं है। ऐसे मैं बैठकर सैकड़ों प्रसंग में बता सकता हूँ। अच्छा जी। तो ऐसी बहुत सी मतलब ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो सिर्फ किंवदंती या लोक कथाएं नहीं है, बल्कि उनकी ऐतिहासिकता है, प्रमाण है। और उन्हें आप अपने रंगों से उकेर करके आने वाले भविष्य में जन सामान्य के लाने के लिए कोशिश करेंगे। जी, है ना? तो अब कुछ और बात यदि हमारी तरफ से छूट रही हो जिन्हें आप बताना चाह रहे हों, वो अगर कोई बात है तो ये बताइए, आपकी पोर्ट्रेट में रुचि क्यों है और पोर्ट्रेट की बारीकी आपने किससे सीखी? आपके गुरु कौन रहे हैं? पोर्ट्रेट में रुचि ऐसा है कि जब भी कलाकार से कोई परिचय कराता है, जैसे आप मेरा परिचय कराएंगे कि ये दुर्जन सिंह राणा है, गांव नगला के टक्के रहने वाले हैं, चित्रकार हैं, तो सामने वाला व्यक्ति एकदम तुरंत से प्रश्न करता, अच्छा मेरी पेंटिंग क्या ये बना देंगे? आर्ट में ये सबसे पहली चीज होगी है, क्या मेरी पेंटिंग बना देंगे? हाँ। तो मुझे बचपन से लगा कि पोर्ट्रेट सबसे महत्वपूर्ण चीज है, पोर्ट्रेट आना चाहिए। तो जब मैं 6ठी-7वीं क्लास में मैं पढ़ता था, तो तब मैं अपने टीचरों के मैं पोर्ट्रेट उस समय ही बना दिया करता था। अच्छा। 6ठी-7वीं क्लास में जो मेरे टीचर होते थे, और मैं विद्यालय में मैं सभी टीचरों का बड़ा प्रिय रहा उस समय। जैसे ज्ञानेंद्र वर्मा जी मेरे आर्ट के टीचर थे, बड़ी मेरी सराहना करते थे। ऐसे बच्चे प्रायः टीचर्स की नज़र में आ भी जाते हैं और वो अपने इस प्रतिभा से मन भी मोह लेते हैं अपने गुरुओं का। जी, और पोर्ट्रेट में मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित किया मेरे जीवन में, उनमें जब मैं एमफिल में मैंने प्रवेश लिया, तो वहाँ मेरे टीचर श्री भारत भूषण शर्मा जी मंगलायतन यूनिवर्सिटी में वहाँ पर पोर्ट्रेट के टीचर थे। तो उन्होंने मुझे पोर्ट्रेट की बारीकियाँ और पोर्ट्रेट के विषय में उन्होंने मुझे विस्तार से बताया, और जो मैं कमी कुछ करता आ रहा था लगातार, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा पोर्ट्रेट में मुझे सिखाया। और इसमें जो है डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा जी, जो BHU में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में इस समय वहाँ पर डीन है,
उनका मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। अच्छा। मैं आज भी घंटों घंटों फोन पर दोनों लोगों से पोर्ट्रेट के विषय में मैं घंटों घंटों चर्चाएं करता रहता हूं। और अब भी कोई भी पोर्ट्रेट मैं बनाता हूं तो मैं सर को तुरंत सेंड करता हूं कि सर देखना जरा, इसमें कोई कमी तो नहीं है। और मैं समझता हूं कि उनके जैसा आदर्श कलाकार उत्तर प्रदेश में इस समय कोई नहीं है। वाह। और मैं उनको अपना, दोनों लोगों को मैं अपना गुरु मानता हूँ। वाह। और दोनों लोगों ने मुझे बहुत सिखाया है और आज भी वर्तमान में मुझे बहुत सिखा रहे हैं। वाह। और वाह वाह। निश्चित तौर पर ऐसे गुरुओं के लिए भी प्रशंसा की बात होती है कि जब शिष्य इतना अच्छा कार्य करे कि वो लोकप्रियता हासिल कर रहा है तो गुरु और शिष्य दोनों का मान बढ़ता है। और आप अपने गुरु की इतने मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे हैं और अपनी चीज़ों को उनके सामने बतौर इस्लाह रखते हैं, ये भी बड़ी अच्छी बात है। गुरु के प्रति इतना सम्मान भी होना चाहिए। मित्रों, कार्यक्रम कला यात्रा में आज हम एक बहुत ही विनम्र, सरल और प्रतिभाशाली कलाकार श्री दुर्जन सिंह राणा जी से हम आपकी भेंट वार्ता करा रहे थे और हमने ढेर सारी बातें की दुर्जन सिंह राणा जी से। वो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी के रेडियो जयघोष के स्टूडियो में पधारे, बहुत सी बातें चित्रकला पर की, बहुत सी इन बातों को सुन करके आपको भविष्य में लाभ मिलेगा। आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बहुत सी बात हम लोगों से साझा की, इसके लिए रेडियो जयघोष परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत आभार। और आप बहुत अच्छे रंगों के साथ जीवन की अपनी उन सारी अनुभूतियों को उकेरते रहें और अच्छा निरंतर कार्य करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम कला यात्रा से जेपी पांडे आपसे अनुमति चाहता है। नमस्कार। नमस्कार। जय